नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी सीआईएसएफ एसीएलडीसीई 2022 में आए हुए साइंस के क्वेश्चंस की। बहुत ही इजी क्वेश्चंस आए हैं साइंस के। और 9-10 की एनसीईआरटी, जैसा कि मैं कहता हूं आपको, अगर साइंस आपकी अगर बेसिक साइंस वीक है तो 6 to 10 तक की साइंस कर लीजिए। अदरवाइज फिर 9-10 की भी आप कर सकते हैं। और अगर आप एनसीईआरटीज कर लेते हैं तो सीएपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, एनडीए हो या फिर सीडीएस हो। इसके अलावा सिविल सर्विसेज में भी 1 से 2 सवाल, हालांकि सिविल सर्विसेज में साइंस के अंदर कोर कंसेप्ट से कम क्वेश्चन आते हैं, 2-3 ही क्वेश्चन आते हैं, बाकी करंट अफेयर ओरिएंटेड होते हैं। बट अगर इन डिफेंस एग्जाम्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सेट ए का क्वेश्चन फिर से देखिए। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से मेटल को मिक्स किया जाता है गोल्ड के साथ ताकि वो ज्वेलरी में स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, हम सबको पता है कि 24 कैरेट जो गोल्ड होता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रिटल होता है, काफ़ी लचीला होता है। तो उसमें कॉपर को मिलाया जाता है, कॉपर को मिला करके थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया जाता है और 22 कैरेट और इस तरह से 18 कैरेट तक बनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, कॉपर। मैंगनीज, माइका, एल्युमिनियम, इन चीज़ों को नहीं मिक्स किया जाता, ये चीज़ें फ्रूटफुल नहीं होती। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। अगेन सोर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको बेसिक एनसीईआरटीज में मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर। बीच में बाकी सब्जेक्ट से क्वेश्चन थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह के, तो वो सारे मैंने कवर कर दिए। आपको बस प्लेलिस्ट चेक करनी है, वहाँ पे आपको सीआईएसएफ 2022 की कंप्लीट क्वेश्चंस की सीरीज मिल जाएगी। सो 29 नंबर में देखिए, व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सनसेट एंड अपेरेंट सनसेट। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी साइंस की सारी वीडियोस कंप्लीट कर दी हैं, उसकी आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बहुत ही डिटेल में हमने बात की थी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ऊपर। रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है कि हमें एडवांस सनसेट दिखाई देता है और डिलेड सनसेट। मैंने आपको क्लास 10th का चैप्टर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड पूरा पढ़ा दिया। मैंने आपसे कहा था कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, इस चैप्टर से 1 से 2 सवाल कन्फर्म ही आने हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस पर मैंने ह्यूमन आई पर बात की, उसके बाद जो डिफरेंट फेनोमिनाज हम लोग ऑब्जर्व करते हैं उसकी भी बात की। यहाँ पे एक एक कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डिस्पर्जन हो, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, या फिर इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की बात की थी कि जो तारे ट्विंकल हमें दिखाई देते हैं, तारे जो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, उसके पीछे का रीज़न भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन जैसे मैंने बात की, जब मीडियम चेंज होता है, माध्यम बदलता है, तो उस टाइम पे जो रेज हैं वो बेंड कर जाती हैं और यही कहलाती है रिफ्रैक्शन। जैसे अगर हम लोग स्टार की भी बात करें तो हमें जहाँ पे स्टार होता है उससे थोड़ा अलग दिखाई देता है, जो कि अपेरेंट स्टार पोजीशन होती है। इसके पीछे का भी रीज़न है रिफ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो रिफ्रैक्शन को डिवाइड करके निकाली जाती है, वो घटती जाती है आँखों तक पहुँचते हुए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उसे भी आप देख सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न भी आपको कहना होगा कि इसके पीछे का रीज़न जो है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। और इसके अलावा हमने बात की जो स्टार लाइट है वो भी बेंड कर जाती है, अपेरेंट पोजीशन थोड़ी डिफरेंट दिखाई देती है। इसके पीछे का रीज़न भी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है। इसी के अंदर एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट था एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट का। मैंने आपको बताया था कि जो सनराइज है, एक्चुअल सनराइज, उससे 2 मिनट पहले ही हमें सन दिखाई देने लगता है, और जब सन डूबता है या आप कह लें कि जब सनसेट होता है उसके 2 मिनट के बाद हमें सनसेट दिखाई देता है। उसके 2 मिनट बाद, अबाउट 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट, यानी सनसेट हो जाने के 2 मिनट बाद हमें ये दिखाई देता है। इसके पीछे का रीज़न क्या? इसके पीछे का रीज़न अगेन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो एटमॉस्फेयर होती है हमारी, वायुमंडल में जो परतें होती हैं, जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं, उनमें डेंसिटी अलग अलग होती है। जैसे कि हमने ज्योग्राफी में भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इन डेंसिटी में वेरिएशंस के कारण, चेंजेस के कारण एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है लाइट का। लाइट अपने पोजीशन से बेंड करती है, इसके पीछे का रीज़न है। इसी कारण से हमें जो सनराइज है वो जल्दी दिखाई देता है 2 मिनट पहले, और सनसेट डिले होता है 2 मिनट। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं द टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड द अपेरेंट सनसेट इज अबाउट 2 मिनट। तो वर्बैटिम आप कह सकते हैं एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन लिया गया। ये देखिए ऑब्जर्वर है और होराइजन से हमें 2 मिनट पहले अपेरेंट पोजीशन दिखाई देती है। इन कॉन्सेप्ट्स को मैंने इसलिए बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था क्योंकि इन टॉपिक्स को सीख लेने के बाद आपकी कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन आने ही आने हैं, फिक्स्ड हैं, और ये क्वेश्चन आपके गलत भी नहीं होंगे अगर आपने एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट कर लिया तो अबाउट 2 मिनट का डिफरेंस देखने को मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि जो स्काई है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, सन में रेडनिंग दिखाई देती है, लाल रंग का होता है, उसके बाद सनराइज और सनसेट के टाइम पे ये किन कारण, किस फिनोमिना, किस घटना के कारण देखने को मिलता है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो ये CAPF 2022 में भी पूछा गया, अभी बिहार में स्टेट वाला जो एग्जाम हुआ उसमें भी पूछा गया, ना जाने कितनी बार ऑलरेडी पीछे भी पूछा जा चुका है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि साइंस के क्वेश्चंस में कॉस्ट बेनिफिट रेशियो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बहुत बार कॉन्सेप्ट्स रिपीट करते हैं। तो ये आपको पता भी होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10th क्लास का जो चैप्टर 11 है, सो अभी हमने देखा एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, उसी चैप्टर में देखिए 11.6 में स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात की गई है। और इसी के अंदर आप साफ साफ देख सकते हैं कि स्काई का ब्लू कलर हो, या फिर डीप सी में जो ब्लू वाटर हमें दिखाई दे कलर का, या फिर जो सनसेट और सनराइज के टाइम पे जो लाल रक्त की तरह दिखाई जो देता है, यानी रेडनिंग जो दिखाई देती है, उसके पीछे, ये सारे वंडरफुल फिनोमिनाज के पीछे लाइट के स्कैटरिंग जिम्मेवार है। सो मैंने एक एक कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी वीडियो सॉल्यूशंस के थ्रू कवर कर दिया है। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आपको बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है, वहाँ पे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। अब ना जाने ये ऑलरेडी कितनी बार पूछा गया है, लेंस बनाने के लिए किन किन मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है। ये डायरेक्टली इसे भी आप क्लास 10th में देख सकते हैं, अभी CAPF 2022 में भी पूछा गया, सेम सवाल आपसे पूछा गया था। आपसे पूछा गया था कि कॉन्वेक्स लेंस को बनाने के लिए किस मटेरियल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ऑप्शन थे हमारे पास एल्यूमिनियम, ग्लास, सेफायर या फिर वाटर। तो वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है CAPF 2022 वाली वीडियो में। जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत बार कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं, तो वो वीडियोस भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके पीछे का रीज़न समझ लीजिए, देखिए ग्लास, सेफायर हो या फिर वाटर हो, जैसे सेफायर जो होती है जिन्हें रूबी कहते हैं, तो ये चीज़ें आप कॉन्वेक्स लेंस बनाने के लिए या लेंस बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट एल्यूमिनियम हो गया, या फिर यहाँ पे अगर हम लोग देखें इसी क्वेश्चन के अंदर, ग्लास, प्लास्टिक, क्ले, इनमें से किसका यूज़ नहीं किया सकता। तो अगर इन ऑप्शंस में हम लोग देखें तो क्ले का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता ऑफ कोर्स लेंस बनाने में, वाटर का यूज़ किया जा सकता है, ग्लास का यूज़ किया जा सकता है, प्लास्टिक के भी लेंस बनाए जा सकते हैं, लेकिन क्ले का यूज़ नहीं किया जा सकता। अब ये वर्बेटिम 10th क्लास की NCERT से है। सो यहाँ क्लास 10th NCERT में आप वर्बेटिम देख सकते हैं, आपसे यही पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस, और ऑप्शन डी में ही क्ले दिया गया था। मतलब आप कह सकते हैं वर्बेटिम सवाल को लिया गया है UPSC के द्वारा, वाटर, ग्लास और प्लास्टिक का यूज़ किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आप देखें इसी चैप्टर में, तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप समरी भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे लेंस का जो पावर है उसे हम लोग डायोप्टर में मापते हैं, और ये फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होती है। ये सब बातें भी बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछी गई हैं। लेंस फॉर्मूला से भी क्वेश्चन आते हैं, और कभी कभी CDS और NDA में भी न्यूमेरिकल के क्वेश्चन भी आते हैं, कभी कभी नहीं, अक्सर ही आते हैं, हर साल आते हैं। तो क्ले तो मिट्टी टाइप की होती है, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, बाकी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। अभी हमने जिसकी बात की देखिए वही आ गया, मतलब आप कह सकते हैं एक एक पेज से 2-3 सवाल उठा लिए गए NCERT के। डायोप्टर किसकी ऐसा यूनिट है? लेंस के पावर की ऐसा यूनिट डायोप्टर होती है, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है? फोकल लेंथ का उल्टा। अभी तो यहाँ पे नहीं पूछा, बट बहुत बार ये पूछते हैं कि फोकल लेंथ आपको दे दिया जाता है और पावर पूछ लिया जाता है, या पावर दे करके फोकल लेंथ निकालने को कह दिया जाता है। बहुत ईजी सवाल होते हैं, वो सारे मैंने ऑलरेडी साइंस की प्लेलिस्ट में करवाया है। अगला सवाल देखिए, द इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर इज। हाँ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनाया जाता है वो कैसा होता है? वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, या हमेशा ही वर्चुअल इरेक्ट होता है, लेकिन डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की साइज़ पे, कभी भी वर्चुअल या इरेक्ट नहीं होता, या हमेशा ही रियल और इरेक्ट होता है। सो अगेन मैं आपको सवाल का सोर्स दिखा देता हूँ। क्लास 10th, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका लेंस और मिरर वाला चैप्टर। वहाँ पे आप देख सकते हैं, इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या होता है इमेज, किस तरह की इमेज बनाई जाती है प्लेन मिरर के द्वारा? वर्चुअल बनाई जाती है और इरेक्ट बनाई जाती है, और जो साइज़ बनता है वो हमेशा ही इक्वल होता है ऑब्जेक्ट के, यानी ना ही बड़ा साइज़ बनेगा इमेज का, ना ही छोटा साइज़ बनेगा, और इमेज लिटरली इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड इमेज बनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वैसी इमेज वर्चुअल इमेज होती है जिन्हें आप ऑब्टेन नहीं कर सकते। सो वर्बेटिम NCERT से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, आप देख सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट।
अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर। पूछा जा रहा है ब्लैक इंक में डाई को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू? इवापोरेशन के थ्रू, सेंट्रीफ्यूगेशन, सब्लिमेशन या क्रोमेटोग्राफी? बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रचलित नाम है, अगर आपने एनसीईआरटीज पढ़ी है तो। इवापोरेशन वाष्पीकरण सबको पता है। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होती है? सेंट्रीफ्यूगेशन या सेंट्रीफ्यूगल मेथड में जब लिक्विड सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाता है जो कि डिफरेंट डेंसिटी के होते हैं। सब्लिमेशन मतलब ऊर्ध्वपातन, सॉलिड जब लिक्विड फेज को स्किप करके डायरेक्टली गैसियस फेज में बदल जाती है तो वो सब्लिमेशन कहलाती है। जैसे एग्जांपल है कैम्फोर का, नेपथेलिन बोल का। अगर कपूर को आप जलाएं तो वो डायरेक्टली गैसियस में बन जाती है, यानी सॉलिड से सीधे गैस। और क्रोमेटोग्राफी के बारे समझ लेते हैं। सो ये क्लास 9th की एनसीईआरटी है, पेज नंबर 21 आप देख सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। यानी मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं डिफरेंट तरह के, उसे अलग करने की प्रक्रिया क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। ये ग्रीक वर्ड है, जैसे क्रोमा, क्रोमा का मतलब होता है कलर। अब इस टेक्निक को सबसे पहले यूज़ किया जाता है कलर को सेपरेट करने के लिए, इसलिए इस तरह का नाम दिया गया। लेकिन आज के डेट में क्रोमेटोग्राफी का यूज़ किस लिए किया जाता है? तो सॉल्वेंट और सोल्यूट जो डिजोल्व हो जाते हैं, सॉल्वेंट और सोल्यूट, आई होप आपको पता है सॉल्यूशन के अंदर जो होता है, और इन चीज़ों को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। जिन्हें सॉल्वेंट और सोल्यूट के बारे नहीं पता वो बता दूं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे चीनी का शरबत बनाऊं तो शुगर जो है वो सोल्यूट होगा, वाटर जो है वो सॉल्वेंट होगी, और इन दोनों को मिलाने के बाद जो शरबत बनेगी वो आएगा सॉल्यूशन। यानी जिसे आप कम मात्रा में डालते हो वो कहलाता है सॉल्यूट, जिसमें डालते हो वो कहलाता है सॉल्वेंट, और जो बनता है वो कहलाता है सॉल्यूशन। तो इसी मेथड का क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग करके इन चीज़ों को अलग किया जाता है। क्या क्या इसके एप्लीकेशन है देख लीजिए। ब्लड से ड्रग्स हटाने में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, नेचुरल क्लोक और पिगमेंट को अलग अलग करने में, और डाई में जैसा कि मैंने बताया कलर को अलग अलग करने में क्रोमेटोग्राफी का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आप कह सकते हैं साइंस के, अगर आपने बेसिक साइंसेस पढ़ी है तो। आपसे पूछा जा रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा बतानी है। पहले आपसे ऑक्सीजन पूछा गया, उसके बाद में नाइट्रोजन है। तो बताइए फिर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी? सबसे पहले नाइट्रोजन का तो सबको पता है, सबसे ज़्यादा होती है 78%। एक ही ऑप्शन ऐसा देखने को मिला जिसमें 78% है, तो यहाँ से डायरेक्टली मतलब ऑप्शंस भी काफ़ी ईजी हैं। और ऑक्सीजन भी सबको पता होगा, सेकेंड, अगर एटमॉस्फेयर में हम लोग देखें तो सेकेंड हाईएस्ट गैस है। ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% है। थर्ड नंबर पर कौन आता है? वो भी इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला भी याद रखिए, आर्गन होता है, जो कि 1% से भी कम देखने को मिलता है। सबसे पहले हमने नाइट्रोजन की बात कर ली 78%, उसके बाद ऑक्सीजन की बात की 21%, उसके बाद आर्गन की बात की 0.9% लगभग। फोर्थ नंबर में आपके आ गए कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03%। ये परसेंटेज भी पूछ ली जाती है टॉप 4 की। इतना ही करेंगे तो आप 99.9 हो जाएंगे। उसके बाद 0.001 बहुत ही माइनर गैसेस होती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? फिर हमसे पहले पूछा गया ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, 21% एंड 78% रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी हमने इसकी बात ही की थी और ये आ गया। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सब्सटेंस सब्लिमेशन दिखाता है? यानी सब्लिमेशन का मतलब है कि डायरेक्टली सॉलिड से कन्वर्ट हो जाता है गैसियस फेज में, लिक्विड फेज को स्किप कर देता है। तो इसके एग्जांपल क्या क्या थे? नेपथेलिन बॉल्स हो गई आपकी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये भी जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है गैस में। इसके अलावा नेपथेलिन बॉल हो गई, और सबसे जो कॉमन एग्जाम्पल है वो है कपूर का, कैम्फर का। तो करेक्ट आंसर क्या है फिर? ऑप्शन ए, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अगेन ये बेसिक एनसीईआरटीज का पार्ट है। सो अगेन अगर आप क्वेश्चन का सोर्स देखें तो 7th क्लास के एनसीईआरटी का चैप्टर 5 एसिड, बेसिस एंड साल्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने आपको ऑलरेडी इस चैप्टर से बहुत बार चीज़ें दिखाई हैं कि बहुत बार पूछा जाता है। और इस पर हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की बात की थी लाइकेन वगैरह के अलावा, कि जो एसिड्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कौन सी एसिड किस चीज़ में पाई जाती है। जैसे विनेगर में पूछा जाता है कि कौन सी एसिड होती है। एंड के स्टिंग में ना जाने कितनी दफ़े पूछा गया है, एंड के स्टिंग हो गई या मधुमक्खी की स्टिंग हो गई, दोनों में ही फॉर्मिक या मिथेनोइक एसिड पाई जाती है। इसके अलावा आंवला वगैरह का पूछा जाता है, टेमेरिंड ग्रेप्स में होता है टार्टरिक एसिड। और इसके बाद जो हमने बेसिस की बात की, लाइम वाटर में होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला होती है CaOH2। इसके बाद जो विंडो क्लीनर हो गई उसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। सॉप में अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देखिए, जिसका काम होता है स्टोमक को रिलीफ दिलाना एसिडिटी से, वो कहलाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg। ओके, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड,
यहाँ बारी बारी से सभी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है कि एवरीडे लाइफ में हमारी क्या, देखिए जो साइंस होती है ना वो जनरली एवरीडे लाइफ से एसोसिएटेड चीज़ें ही पूछी जाती है कि गोल्ड में क्या मिलाते हैं या कौन कौन से हम लोग फेनोमिना ऑब्जर्व करते हैं, या जैसे बायोलॉजी के अंदर हम लोग देखें तो इनडाइजेशन की समस्या जो होती है, स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये पॉइंट अपने आप में न जाने कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि हमारे स्टोमक में कौन सी एसिड होती है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आपको ये याद रखना है, HCl होती है। लेकिन ज़्यादा एसिड भी बन जाने के कारण इनडाइजेशन देखने को मिलता है और इनडाइजेशन पेनफुल होता है। इस इनडाइजेशन के बचने के लिए हम एक एंटासिड लेते हैं। एंटासिड का मतलब जो एसिड का उल्टा हो यानी बेस, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गई जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, और ये जो बेस है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हमारे स्टोमक को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, जिससे हमें रिलीफ मिलती है। सो एंटासिड के लिए हम लोग जनरली प्रयोग करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये दो चीज़ें जो है वो जनरली हमारे स्टोमक को न्यूट्रलाइज कर देती हैं, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। बाकी यहाँ पे ऑप्शन भी हम लोग देखें तो इम्पोर्टेंट है ये भी अपने अपने लहजे से। और जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जो कि बेकिंग सोडा में यूज़ किया जाता है, उसका भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जब कॉमर्शियल एंटासिड्स जो मेडिकल शॉप्स में मिलते हैं उनमें जनरली एल्यूमिनियम या फिर मैग्नीशियम यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो बहुत बार जैसा भी मैंने यहाँ पे दिखाया कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे नहीं दिया गया और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड दिया गया, इसलिए हम लोग बेस्ट ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे। अदरवाइज फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी प्रयोग किया जाता है एसिडिटी को दूर करने के लिए। आई थिंक ये साइंस का लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द स्टेट ऑफ मैटर इन अ ग्लोइंग फ्लोरेसेंट ट्यूब। ग्लोइंग फ्लोरेसेंट ट्यूब में किस तरह के मैटर की अवस्था की बात की जा रही है, गैस, लिक्विड, प्लाज्मा या फिर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। सो 5 तरह की मैटर्स का स्टेट होते हैं, मैटर्स के स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसमें से अगर हम बात करें सॉलिड, लिक्विड, गैस तो आपको पता ही होगा। बात करें अगर प्लाज्मा की तो देखिए प्लाज्मा एक ऐसा स्टेट मैटर है जिनमें फ्री चार्ज पार्टिकल देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखें तो सोलर विंड हो गई या लाइटनिंग जब करती है तो ये भी प्लाज्मा स्टेट का एग्जाम्पल है। या जो फ्लोरेसेंट लाइट होती हैं, फ्लोरेसेंट लाइट, और इसके अलावा जो न्यूक्लियर फायर बॉल बनती है जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है उसके बाद, और इसके बाद एरोरा में भी हमें प्लाज्मा के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। सो हमने देख लिया कि यहाँ जो प्लाज्मा है इसमें फ्री चार्ज पार्टिकल्स की बात की जाती है और फ्लोरेसेंट ट्यूब में प्लाज्मा का ही प्रयोग होता है। और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की भी बात करें अगर हम लोग, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होती है, जो आपके फ्री पार्टिकल्स हो गए तो काफ़ी समय तक जिन्हें छोड़ दिया जाता है और वो फिर जा कर के आगे सुपर फ्लूइड का रूप ले लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल सबसे बेस्ट होगा लिक्विड हीलियम का। ये बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट ऑफ मैटर को शो करती है। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी यहाँ पे, क्योंकि फ्लोरेसेंट ट्यूब की बात की गई। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको किन्हीं भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रही है तो आप साइंस की प्लेलिस्ट एक बार जरूर देख लीजिए। बहुत ही छोटे छोटे वीडियोस हैं और काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ यूपीएससी के द्वारा सारे PYQs को मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है उसमें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और थैंक यू सो मच।